अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स आज आपका वेलकम है हमारे वेबिनार में मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। डर्मेटोलॉजी हब जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ एसोसिएटेड स्किन सेविंग क्लिनिक भी है। हमारा जो विजन है उसके अंदर हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को एडवांस क्लिनिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल और दूसरी ट्रेनिंग भी यहाँ पर मौजूद है। हमारा मिशन जो है उसमें एविडेंस बेस्ड पार्टिसिपेशन और एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, उसके पास साथ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्किन सेविंग क्लिनिक में डिफरेंट ट्रीटमेंट करे जाते हैं जिसमें एडवांस डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक केयर है, उसके साथ साथ लेजर, आरएफ, हाई व्यू, पीआरपी और बायोस्टिमुलेटेड भी प्रोवाइड ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और जबकि डर्मेटोलॉजी हब में वेबिनार, वर्कशॉप और इंटर्नशिप और कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज और ट्रेनिंग भी मौजूद है। हमारी सर्विसेज में डर्मेटोलॉजी कंसल्टेशन, एस्थेटिक एंड स्किन ट्रीटमेंट स्किन सेविंग क्लिनिक में मौजूद है, जबकि साथ साथ डर्मेटोलॉजी हब में मैंने आपको बताया जो कि वर्कशॉप, वेबिनार्स और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मौजूद हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स के ऊपर कोर्सेज मौजूद हैं जिसमें डर्मेटोलॉजी, एस्थेटिक मेडिसिन, रीजेनरेटिव थेरेपीज, फार्माकोलॉजी और एलाइड हेल्थ सारे डिसिप्लिन्स पे इन सारे डिसिप्लिन्स पे प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज मौजूद हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं डर्मेटोलॉजी हब में। शॉर्ट कोर्सेज में यहाँ पर ये वाले मौजूद हैं जिसमें क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी एसेंशियल्स और स्किन हिस्टोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जबकि लॉन्ग कोर्सेज में एडवांस क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, एविडेंस बेस्ड डर्मेटोलॉजी एंड रिसर्च मौजूद है। एस्थेटिक मेडिसिन में ये वाले कोर्सेज मौजूद हैं: एनर्जी बेस्ड रिजुविनेशन, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड नेजल एस्थेटिक, एडवांस स्किन रिजुविनेशन। जबकि शॉर्ट कोर्सेज एंड लॉन्ग कोर्सेज रीजेनरेटिव और बायोस्टिमुलेटर थेरेपीज के ऊपर ये वाले मौजूद हैं: पीआरपी, पीआरएफ बेसिस, बायोस्टिमुलेटर इंट्रोडक्शन, एडवांस रीजेनरेटिव मेडिसिन प्रोटोकॉल। हर स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। फार्मडी के लिए भी कोर्सेज मौजूद हैं जिसमें कॉस्मेटिकल्स, ड्रग, स्किन इंटररिएक्शन, प्रेप एसेंशियल, जबकि लॉन्ग कोर्सेज में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, थेरापेटिक्स एंड रिसर्च एसपीएसएस। अच्छा, हमने रिसर्च एसपीएसएस पे हैंड्स ऑन वर्कशॉप का T1 कर चुके हैं और जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन है उसके लिए हम लोग जो है वो अभी सून में इंशाल्लाह ताला हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको जो है वो हैंड्स ऑन भी करवाऊंगी और ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो है वो लोग जो है अपने डिफरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से जो है इसकी में लॉन्ग कोर्सेज में भी ले सकते हैं जिसमें वो रिसर्च के एडवांस लेवल के ऊपर रिसर्च एसपीएसएस के ऊपर सीख सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज एमडी एमबीबीएस के लिए ये वाली मौजूद हैं। हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर होता है उनको, एनर्जी बेस्ड थेरेपीज एंड इंजेक्टेबल रिसर्च एंड पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रिपरेशन फॉर स्पेशलाइजेशन का भी प्रोग्राम मौजूद है। कैरियर अपॉर्चुनिटी एस्थेटिशियन और एलाइड हेल्थ के लिए एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, डिवाइस बेस्ड ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग मौजूद है। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए एडवांस इंजेक्टेबल रीजेनरेटिव वर्कशॉप, लेटेस्ट प्रोटोकॉल, रेगुलेशन और कोलैबोरेशन इन सीएमजी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। तो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से यहाँ पर कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है और अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकता है और उसके साथ साथ अपनी सीवी को भी पॉलिश कर सकता है। हमारा अपकमिंग कोलैबोरेशन जो है वो यूके एकेडमी के साथ इंशाल्लाह होने वाला है, जो कि एक ऑथेंटिक यूके एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन हुआ जिसमें आपको सीपीडी यूके का कोड भी दिया जाएगा
और वो एक्रेडिटेड होने के बाद आपको जो है जो सर्टिफिकेशन मिलेंगे उसके अंदर यूके एंड यूएई रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू। अब हम अपना वेबिनार को स्टार्ट करते हैं और इस वेबिनार में आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों को सीखेंगे। इस वेबिनार के बाद आप लोगों को मेंबर्स आपकी नॉलेज नो डाउट बूस्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और भी फ़ायदा मिलेगा। इस वेबिनार के बाद आप लोगों की डायग्नोसिस लेवल जो होगा वो बेटर हो जाएगा। जी मेंबर्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के इस वेबिनार में आपका सबसे पहले एक अगेन दोबारा वेलकम है। हम लोग आज जो है वो इसमें मेडिकल हिस्ट्री और सिस्टमैटिक फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन करेंगे इस सारी चीज़ों को एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि बहुत से मेडिकल प्रोफेशन का डायग्नोस्टिक लेवल जो होता है वो बेटर नहीं होता। हम लोग आज इस वेबिनार के अंदर ये सीखेंगे कि हम अपने डायग्नोस्टिक लेवल को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। कि सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है मेंबर्स। उसके साथ साथ मैं इसमें मिनी केसेस, पोज एंड क्विजेस भी यूज करूंगी। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पार्ट जो है पेशेंट असेसमेंट का जिसको आप लोग जो है मोस्ट चैलेंजिंग फाइंड करते हैं, हिस्ट्री को या फिजिकल एग्जामिनेशन को या फिर दोनों को। कुछ स्टूडेंट का जवाब ये होता है कि इसमें हिस्ट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट समझते हैं, और कुछ लोग जो हैं कुछ स्टूडेंट फिजिकल एग्जामिनेशन को, कुछ लोग दोनों को। तो आज हम लोग डिफरेंट केस सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप उसके बाद जो है काफ़ी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की डायग्नोस्टिक लेवल जो है वो बेटर हो जाएगा। जी मेंबर्स, हम लोग आज सबसे पहले बात करते हैं निमोनिक के बारे में। अब निमोनिक क्या होता है? निमोनिक बेसिकली क्या होता है, ऐसा मेमोरी इन्हांसिंग टेक्निक है। ये इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर जो होती है, उसको हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक्रोनिम्स यूज करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड बनाते हैं जैसे होम से। अब होम्स जो है उसमें क्या करेंगे कि हर जो वर्ड होगा ना उसका हम पहला अल्फाबेट ले लेते हैं निमोनिक में, ताकि हमारी जो मेमोरी जो है ना उसमें एक तो ये टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप जो कॉम्प्लेक्स किस्म के जो फीचर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसको रिकॉल कर सकें आसानी से। और उसके जरिए ही आप जो है वो मेडिकल हिस्ट्री को जो है वो आप लेते हैं। तो निमोनिक में सबसे पहले जो है, यानी हम जो मेडिकल हिस्ट्री हम जो लेते हैं उसमें जो निमोनिक जो सबसे पहले यूज होता है उसमें कैम्प एफआरएस यूज होता है। अब कैम्प एफआरएस क्या होता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो आपको निमोनिक्स में चीफ कंप्लेंट जो आ रही होती है पेशेंट्स को, सबसे पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। उसके साथ साथ हम उसको कोई एलर्जी वगैरह है हम उसको नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम उसकी जो उसने मेडिकेशन यूज की है पास्ट में या प्रेजेंट में यूज कर रहा है, हम उसको नोट डाउन करेंगे। उसके साथ हम उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे। फिर हम जो सारा सिस्टम जो उसमें है उसको भी रिव्यू करेंगे, और उसके बाद हम उसकी सोशल हिस्ट्री भी लेंगे, सोशल इंटरेक्शन उसका कैसा है। किसी का क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, और कुछ लोग जो होते हैं ना सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है गुजार रहे होते हैं। सोशल हिस्ट्री में ये हम लोग देखेंगे कि उसका इंटरेक्शन कितना है, यानी उस सोशल इंटरेक्शन की वजह से उसका ये लेवल पे पता चलेगा कि वो जो है डिप्रेशन का तो शिकार नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और इंटरकनेक्टेड होने के बाद हम लोग जो है इस निमोनिक को यूज करके हम हिस्ट्री को लेते हैं। तो यानी अगर आप लोगों को हिस्ट्री लेनी होगी तो आप लोगों को जहन में ये रखना होगा कैम्प एफआरएस। और जब कैम्प एफआरएस को आप जहन में रखेंगे, माइंड में बिठा लेंगे, तो आप लोगों की मेमोरी जो इनकोडिंग स्टोरेज है ना वो आपकी बेटर हो जाएगी।
क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हम जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, उसका हम पहला अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। अब जब पहला अल्फ़ाबेट्स ले लिया, तो उसके बाद हमारे ज़हन में आराम से रहेगा ना कैंप एवरेस्ट। अब कैंप एवरेस्ट के अंदर सबसे पहले हमें चीफ कंप्लेंट लेनी होगी, हमें एलर्जीज़ के बारे में नोट डाउन करना होगा, हमें मेडिकेशन के बारे में नोट डाउन करना होगा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेनी होगी। उसके बाद हम उसकी एफआरएस में फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी, रिव्यू करेंगे सिस्टम को, सोशल हिस्ट्री को। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि हम लोग जो है वो हिस्ट्री लेने का हम लोगों को एक स्ट्रक्चर पता चलेगा, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर पता चल गया। हम उसके हिसाब से सारे कंप्लेंट को, सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, तो हमारी हिस्ट्री आ जाएगी, मेडिकल हिस्ट्री। इसके ज़रिए क्या होगा कि हम जो है इसके इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या होती है निमोनिक, ये जो हम कैन एफआरएस को यूज़ करें, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फोकस और स्टिमुलेशन को गाइड कर सकते हैं। हमें कोई भी क्रिटिकल डिटेल जो होती है ना, वो हमारी मिस नहीं होती, हम उसको अवॉइड नहीं करते। और इसके ज़रिए हम लोग जो है ना सिस्टमेटिक तौर पे जो होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टमेटिक डेटा होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं। ये है असल में सबसे बड़ी बेस, मेंबर्स इसको कहते हैं, एक बेस कहती है कि ये स्ट्रक्चर मेडिकल हिस्ट्री के लिए हम जो निमोनिक कैंप एपरेस को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम ये जो मैंने आपको इमेज में भी दिखाया होगा कि आपको ये शो हो रहा होगा कि इसमें मैंने कैंप एफआरएस को यूज़ करा है। और कैंप एफआरएस को यूज़ करने के बाद हम लोग जो है इसके बारे में चीफ कंप्लेंट्स जो आ रही हैं, आपकी एलर्जी, मेडिकेशन हिस्ट्री वगैरह, ये आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो आई होप को आप लोगों को इस चीज़ को आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आज हम अपना पहला केस को डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट आया आपके पास, 52 इयर्स का मेल है, उसके चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, और जब वो कोई भी काम करता है ना एक्सर्शन का, 2 दिन से उसको उसको चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है। ठीक है, हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री के ना निमोनिक हमने यूज करा OPQRST। अब OPQRST का मतलब क्या होगा, ये एक मेडिकल निमोनिक है जो हम इमरजेंसी मेडिसिन में यूज करते हैं। इसको नर्सिंग लोग भी यूज कर लेते हैं, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि क्विकली तौर पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्द में पेशेंट का जो पेन हो रहा है या सिम्टम्स हो रहे हैं, उसको हम जल्दी से उसको एनालाइज कर लेते हैं। ये इमरजेंसी मेडिसिन में यूज होता है निमोनिक OPQRST। अब OPQRST का बेसिकली मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या होता है, ये मेरे आगे जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ। ओ का मतलब क्या होगा, ऑनसेट, यानी इब्तिदा कैसे हुई, क्या ये एकदम अचानक हुआ या कंटिन्यूसली ग्रेजुअली ऐसा ऐसा बढ़ा। सबसे पहले हम लोग ऑनसेट लगेंगे, OPQRST में ओ को ऑनसेट लेंगे। फिर उसके बाद पी के जरिए हम पैलिएशन देखेंगे, प्रोवोकेशन देखेंगे, यानी कि किस चीज ने आपके दर्द को वर्स किया है और किस चीज के जरिए आप जो है वो बेहतर महसूस करते हैं। यानी अगर आप एक्सेशन का काम कर रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, या आप जब रेस्ट कर रहे हैं तो आपको पेन नहीं होता, तो ये चीज के बारे में पूछेंगे। प्रोवोक या पिलियड, यानी जब आप रेस्ट, यानी पिलियड का मतलब है बेटर महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई चीज जिससे आपका भर रहा है, तो पी का मतलब आएगा प्रोवोकेशन या पिलिएशन। पिलिएशन का मतलब होता है बेटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्यू का मतलब क्या होगा, क्वालिटी। फिर आप ये बताएंगे कि आप उससे ये पूछेंगे कि आप किस तरीके से अपने पेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या बहुत शार्प हो रहा है, या बहुत कम में हो रहा है, या फिर आपको जलन मच रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज क्रश हो रही है, कुचल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, कोई चीज के ऊपर कोई जैसे लोग हथौड़े मार रहे होते हैं वैसा पेन हो रहा है। तो ये आप उसकी क्वालिटी पेन की जो है ना वो चेक करेंगे। ओ से सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑनसेट के ऊपर, पी के बाद आपको बताया प्रोवोकेशन या पिलिएशन, और क्यू के ऊपर मैंने आपको बताया क्या, क्वालिटी चेक करेंगे। अब आर के ऊपर आ जाते हैं, यानी ये कि हम रीजन देखेंगे या रेडिएशन। हम लोग ये भी पूछेंगे कि पेन कहाँ पर हो रहा है एग्जैक्टली, क्या ये पेन जो हो रहा है वो फैल रहा है या फिर एक ही जगह पे हो रहा है, या दूसरे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उसमें भी हो रहा है।
ये भी हम पेशेंट से पूछेंगे। फिर हम उसकी एस के अंदर सिवियरिटी देखेंगे। तो मैम सिवियरिटी में हम लोग क्या करेंगे, हम 0 से 10 का स्केल जो होगा ना उसके ऊपर रेटिंग के ऊपर पूछेंगे कि आपका पेन कितनी हद तक बुरा महसूस हो रहा है। आप उसका 10 की रेटिंग में रेट करके बताएं। हो सकता है वो पेन के ऊपर रेट करके 4 बताए, 5 बताए, 6 बताए, आप उससे एनालिसिस करें। ठीक है ना मैम। फिर उसके बाद आप लोग जो है उसका टाइम पूछेंगे कि ये पेन जो है वो कब से हो रहा है आपको, और ये क्या कांस्टेंट है, ये कंटिन्यूसली हो रहा है या कभी कभार हो रहा है। तो ये चीजें आ जाएंगी OPQRST के अंदर। अब PMH का मतलब होता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसके अंदर वो ये बता रहा है पेशेंट को उसको हाइपरटेंशन हो गई, और फादर हिस्ट्री के अंदर ये पता चल रहा है कि उसको फादर को जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन था। यानी इसको हम कॉमनली आम जबान के अंदर हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट मसल होता है ना उसको ऑक्सीजन मिलना समझ लो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है जो प्लाक होता है ना जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर वो प्लाक होता है ये कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से वो क्लॉट बनता है। और क्लॉट बनने का बाद यानी कि थ्रोम्बस, और वो क्या करता है आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है। जब ब्लड फ्लो को ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है हार्ट पे प्रेशर पड़ता है पंपिंग के दौरान, और वो जो है आपको हार्ट अटैक होता है। अच्छा सोशली तौर पे क्या है उसका, सोशल तौर पे ये है कि वो सोशल हिस्ट्री हमने ली थी, वो स्मोकिंग करता है। ठीक है। तो मेंबर्स आपको इसमें ये पता चला कि सबसे पहले कि वो स्मोकिंग भी करता है, फादर हिस्ट्री के अंदर उनको हार्ट अटैक हो चुका है, और उसके बाद OPQRST का मैंने आपको एक्जैक्टली बताया, उसके अंदर हाइपरटेंशन भी होती। वाइटल्स जो है ना उसके कुछ बढ़े हुए। वाइटल्स का मतलब क्या होगा कि एक ऐसे ये जो आम बेसिक बॉडी फंक्शन होते हैं ना उसको हम देखते हैं वाइटल्स में। वाइटल्स के अंदर क्या होता है कि ये आपके जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है ना उसको एक्चुअली बेसिकली क्या करते हैं हम लोग डिटेक्ट करना होता है, हमें उसको मॉनिटर करना होता है, तो उसके लिए हम उसके वाइटल्स को देखते हैं। हम उसका सबसे पहले वाइटल्स में बॉडी टेम्परेचर देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे, रिस्पायरेशन रेट देखेंगे, और उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे। ये वाइटल्स कहलाते हैं। तो वाइटल्स इसके जो होते हैं ना स्लाइटली बढ़े हुए हैं, आए थोड़े से बढ़े हुए हैं, बाकी कार्डियक एंड लंग जो है ना उसका नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा वाइटल्स जो है ना वो जरूर देखे जाते हैं पेशेंट्स के। ठीक है। यानी उसका बॉडी टेम्परेचर भी देखा था आम जैसे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी क्लिनिक के ऊपर भी जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सबसे पहले उसमें आपका वेट चेक किया जाता है, आपका पल्स रेट चेक किया जाता है, आपका रिस्पिरेटरी रेट चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है, ये हॉस्पिटल में भी चेक किया जाता है, इमरजेंसी में चेक किया जाता है। आपकी फिजिकल हेल्थ को असेस करना होता है ना, और हम लोगों को ये भी देखना होता है कि डिजीज की रिकवरी के लिए हम उसको मॉनिटर भी तो करते हैं। तो इसलिए वाइटल्स जो है वो इसके थोड़े से बड़े हुए हैं। आज अच्छा इसके ऊपर एक और बात भी है कि वाइटल्स के बाद हम लोगों ने जो बात बोलनी थी मेंबर्स कि इसको स्टेबल इंजाइना भी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसिकली सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है ना सबसे पहले एक खास एक स्पेसिफिक डिजीज होती है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं उस चीज को जो उसकी प्रेजेंट है या सिमिलर क्लिनिक के फीचर्स हैं उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम एक डिजीज को डाउट के तौर पर रखते हैं कि डिफरेंशियल कि इस सिम्टम्स के तहत इसको ये वाली चीज हो सकती है। इसमें अगर उसके सिम्टम 2-3 डिजीज से मिल रहे होते हैं तो हम उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है। अब उस सिम्टम्स के जरिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले क्या स्पेसिफिक डिजीज या कंडीशन जो होती है ना बाकी दूसरी चीजों से उसको नोट डाउन करते हैं। क्योंकि कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर सिम्टम्स जो होते हैं ना, या फॉर एग्जाम्पल जैसे फटीग हो गई, फटीग किस वजह से होती है एनीमिया में होती है। ठीक है। डिप्रेशन और थायराइड डिजीजेस होती हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं जो सिमिलर जो होती है लुक अलाइक कंडीशंस होती हैं उसको क्या करते हैं जिसके जरिए ये कॉज हो सकता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मेंशन करेंगे। यानी इसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं मेंबर्स
कि हमने कहा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर कि हमने कहा कि इसके सिम्टम्स के तहत इसके अंदर वाइटल इसके स्लाइटली बढ़े हुए हैं, इसको हाइपरटेंशन भी है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, फादर को जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक भी हो चुका है, स्मोकिंग भी करता है, तो उसकी वजह से हमने कहा कि इसको या तो स्टेबल एंजाइना हो सकता है या इसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है। एसीएस का मतलब ये होता है। अच्छा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एक ऐसी सीरियस कंडीशन होती है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो आपके हार्ट में मसल्स में जो होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये पता है इसलिए होता है कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है ना, वो आपकी मेंबर्स वो ब्लॉक हो जाती है। जब कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाती है तो उसके जरिए क्या होता है, आपको हार्ट अटैक होता है। अच्छा, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है उसको, और उसको जो है अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है मेंबर्स, इसके अंदर क्या करते हैं कि आप लोगों को जो है ना, वो बहुत जल्दी में इमीडिएटली तौर पे ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है ना, वो रिस्टोर करा जा सके, क्योंकि इसमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली बात है कि सीरियस कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो आपकी कोरोनरी आर्टरी में रिड्यूस होता है। अच्छा, क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल सडन ब्लॉकेज होगी, तो ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो है ना, वो ब्लॉकेज होती क्यों है, वो इस वजह से होती है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है, प्लाक बन जाता है। वो क्या करता है, आपकी जो ऑक्सीजन वो कहते हैं ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, उसको क्या करता है, वो हार्ट तक पहुंचने नहीं दे रहा होता। जब वो हार्ट तक पहुंच नहीं पा रहा होता है तो फिर क्या होता है, जब वो हार्ट तक पहुंच नहीं पा रहा होता तो उसकी वजह से कंडीशन जो होती है ना आपकी सीरियस हो जाती है, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड की वजह से क्या होता है कि हार्ट मसल जो होता है ना, वो मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं। तो हमें क्या करता है, फौरन इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करना होता है। फिर हम उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं कंडीशन का, यानी ये कि हम इसको देखेंगे कि इसकी हार्ट कंडीशन अनस्टेबल है, और वो अनस्टेबल एंजाइना यानी कि पूरा हार्ट अटैक हो रहा है, यानी फुल हार्ट अटैक हो रहा है, या फिर ये कि स्टेबल एंजाइना है, यानी कि एक ही पार्ट के ऊपर हो रही चीज, तो उसको हम लोग देखेंगे। दूसरी बात ये कि मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी वेरी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो चेस्ट पेन है या प्रेशर जो आपको टाइटनेस महसूस हो रही है इस पेशेंट को, वो क्या होता है कि कभी कभी चेस्ट पेन जो होता है ना, वो एक ही हिस्से में हो रहा था, किसी का पूरा बॉडी के पार्ट में, यानी ये फुल यहाँ तक आ रहा होता है, नीचे के तक, उसको भी देखेंगे। और किसी का पेन क्या होता है, खाली चेस्ट तक होता है, किसी का पेन बढ़ के क्या होता है, वो नेक तक आता है, किसी के जॉ तक आ जाता है, किसी का शोल्डर तक आता है, आर्म तक आता है, या पीछे चला जाता है। अच्छा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रही होती है। ठीक है, उसको स्वेटिंग भी हो रही होती है, किसी को पेशेंट को नोजिया की प्रॉब्लम भी होती है, चक्कर भी आ रहे होते हैं, और उसको जो है ना, क्या नाम है, चक्कर भी आ रहे होते हैं, और उसको धुंधलापन छा रहा होता है। तो ये चीजों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन जो नेटेड ब्लड जो होता है ना, वो मिल नहीं रहा होता हार्ट को पूरी तरीके से, वो रिड्यूस हो जाता है ना। तो इसी वजह से हम लोग फौरन जो है ना, इसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट करने का इमीडिएटली तौर पे किया जाता है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गर्ड भी इस्तेमाल किया। अब गर्ड के अंदर वैसे कभी क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर गर्ड जो होता है ना, वो गैस्ट्रो इसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो स्टमक एसिड होता है ना, वो वो क्या करता है, बहुत लगातार तौर पे जो होता है ना, वो पीछे की तरफ जा रहा होता है, ईसोफेगस में जा रहा होता है। जब ईसोफेगस में जा रहा होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है ना, वो हार्ट बंद करने लग जाता है, आपको चेस्ट में पेन होता है। तो हम लोगों ने कहा कि इसको जो चेस्ट में पेन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, या तो स्टेबल एंजाइना की वजह से होता है, या उसको एसीएस एक्यूट कोरोनरी डिजीज की वजह से हो रहा है सिंड्रोम। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन इस वजह से किया है ताकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने 3 डिजीज को मेंशन कर दिया कि इसको ये भी पॉसिबल है, इसको ये भी पॉसिबल है, या फिर गर्ड भी है, या हो सकता है उसको गर्ड हो, क्योंकि उसके कार्डियक और लंग जो है ना, वो नॉर्मल है। अब देखिए, ये आपको चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड है जो मैं आपको बता रही, अगर आपको ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करी हुई हो तो आप ये कैसे करेंगे। तो मेंबर्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों डिजीज के बारे में अगर हमें पता ना हो कि ये सेम सिम्टम्स शेयर कर रहे हैं, तो जब सेम सिम्टम्स शेयर कर रहे होते हैं तो फिर हम आप उसके ऊपर कैसे वो डिस्कस कर सकें।
तो इसलिए आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने का मकसद ही मेरा ये है कि इसके ज़रिए आपका डायग्नोस्टिक लेवल बेटर हो जाता है। क्योंकि आप जब ये हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो आपको उस हिस्ट्री की वजह से, उसके सिम्पटम्स की वजह से, उसके वाइटल्स की वजह से आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है ना फ़ौरन आपका एक ही जगह पे पॉइंट स्पेसिफिक हो जाता है। फिर आप उसके लैब एनालिसिस कराते हैं और लैब एनालिसिस के बाद डायग्नोस जो होता है वो उसका कन्फर्म हो जाता है। तो जब डायग्नोस आपका कन्फर्म हो जाएगा तो फिर आपको ट्रीटमेंट जब पेशेंट का करेंगे तो वो उसमें इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा मिलेगा, उसका आउटकम जो होगा प्रॉमिसिंग हो जाएगा। जब उसका आउटकम प्रॉमिसिंग हो जाएगा तो डेफिनेटली बात है, पेशेंट का ट्रस्ट जो है ना वो डॉक्टर बिल्ड कर लेता है और उसकी क्रेडिबिलिटी जो थी ना डॉक्टर की वो स्ट्रांग हो जाती है। इथिकली तौर के ऊपर भी यही चीज होती। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मेंबर्स बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है, इसके अंदर एक निमोनिक का इस्तेमाल बताया मैंने आपको, निमोनिक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा और उसके अंदर मैंने ये बताया कि रिस्क फैक्टर को इंडिकेट कर, यानी आपको जो कार्डिक कॉज हो रहा है, आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है, उसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि इसको कार्डियक कम्स, उसके रिस्क फैक्टर तो ये बता रहे हैं, लेकिन हमने इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर 3 लिखे डिजीजेस, क्योंकि उनके अंदर सेम सिम्टम को वो शेयर कर रहा है ना, और वो सेम सिम्टम क्या शेयर कर रहा था, वो चेस्ट पेन को शेयर कर रहा था। तो किस सिम्टम की वजह से हमें ये पता चल सकता है कि ये एंजाइना है? ऑप्शन के अंदर मैंने अगर आपसे पूछा कि उसको चेस्ट पेन प्रेशर की तरह उसको पेन हो रहा है, उसको नोजिया हो रहा है, या फिर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, उसको फटीक महसूस हो रही है, तो अगर आपसे इस केस के अंदर अगर पूछा जाएगा मेंबर्स, तो आप लोग सबसे पहले पता है क्या बोलेंगे? आप सबसे पहले बोलेंगे कि हमें जो मैम ने अभी पूरा जो एक्सप्लेन करा, तो उसके अंदर जो पेशेंट आया है, पेशेंट को पेन महसूस हो रहा था चेस्ट, तो उसकी वजह से हम लोगों को सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिकली जो उसका शक जा रहा है ना, वो इस पे जा रहा है कि उसको एंजाइना हो सकता है। अब हमने बाकी भी तो मैंने लिखे थे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, मैंने तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी लिखा था, मैंने तो गर्ड भी लिखा था, गैस्ट्रोइसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो इसके ऊपर भी तो था। तो मैंने इसमें खाली स्पेसिफिक चेस्ट के पेन की वजह से मैंने ये क्यों कहा, वजह क्या थी कि उसका जो चेस्ट पेन हो रहा है उसका प्रेशर की तरह पेन हो रहा है, और एक और चीज भी हो रही है, एक और चीज ये भी हो रही है कि उसकी फादर की हिस्ट्री जो है ना वो भी ये बता रही है कि उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, तो पॉसिबली ये चीज पता चल रही है इस वजह से कि इसको चेस्ट पेन की वजह से हम लोगों ने ये कहा कि इसके अंदर सिम्टम जो है ना मोस्ट स्पेसिफिकली तौर पे ऊपर एंजाइना की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये तो था पहला केस। अब इसके अंदर मैं दूसरा केस आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अब दूसरा केस जो होता है ना, अच्छा मैंने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के बारे में आपको मेंबर्स बताया था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बताई थी मैंने, उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में क्या होता है कि आपका जो चेस्ट में होता है ना उसमें टाइटनेस महसूस हो रही होती है, आपको जो है ना सांस लेने में होती है ना वो डिफिकल्टी होती है, जिसको हम लोग डिस्पनिया भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली दरअसल बात क्या होती है, ये कार्डियोवैस्कुलर की और रेस्पिरेटरी जो कंडीशन होती है ना, एस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, या हार्ट फेलियर हो गया, ये उस सब को सेम चीज को शेयर कर रहा होता है, यानी उस सब के अंदर जो है ना वो आपकी सांस लेने में दुश्वारी होती है, यानी डिस्पनिया होता है, यानी सीओपीडी पीडी के अंदर भी डिस्पनिया होता है, यानी आपको हार्ट फेलियर जब हो रहा होता है उसमें भी डिस्पनिया होगा, आपको जो एस्थमा होगा उसमें भी डिस्पनिया होगा, यानी क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन होती है ना वो कम हो जाती है, तो उसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी को, ज्यादातर लोगों को जब ये होते हैं डिस्पनिया में, तो बेसिकली इसको हम लोग लिंक ऐसे करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि या तो उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, या अब उसको लंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसका मतलब ये कि कोई और दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं जिसके नाम लोग उसको चीज को चेक करते हैं। तो ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के ऊपर जो मैंने सिम्टम जो पहले केस में लिखा था, ये देखें, उसके ना जो मैंने पहले केस में लिखा था उसके उसके जरिए आपको ये मैंने बताया कि इसके अंदर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रही थी। तो किसी को क्या होता है, ये जो चेस्ट पेन था, चेस्ट पेन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का जो मैंने आपको बताया है, ये सिम्टम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज रहेगी। अब इसके अंदर एब्डोमिनल पेन का जो है ना दूसरा केस आ गया।
अब एब्डोमिनल पेन के लिए एक पेशेंट आया आपको, उसकी फीमेल है और उसके आरएलक्यू का मतलब क्या होगा, उसके जो है ना वो सीधे हाथ की तरफ, नीचे की तरफ, राइट लोअर क्वाड्रेंट यानी नीचे की तरफ जो है ना वो क्या हो रहा है, उसको लोअर राइट के ऊपर जो है ना एब्डोमेन में पेन हो रहा है। अच्छा, ये आपका जो बेली बटन होता है ना फीमेल का, उसके नीचे उसको पेन हो रहा है राइट साइड की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, उसको फीवर भी है, उसको नोजिया भी है और 12 घंटे से उसको पेन हो रहा है। अगर आपके पास ये वाला पेशेंट है, उस केस को तो हमने सॉल्व कर लिया, इस वजह से उसको टाइटनेस महसूस हो रही थी, फर्दर हिस्ट्री की वजह से हमने ज्यादातर कहा कि उसको एंजाइना हो सकता है। 3 पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लगे और एक के ऊपर ज्यादा हम लोगों का एक्यूरेट किया, क्योंकि हमने डिफरेंट टेस्ट करवाया तो उसके जरिए में पता चल गया। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, एब्डोमिनल पेन जो है इसके लिए पेशेंट आ गया है। अब पेशेंट को जो है ना वो आपके बेली बटन के नीचे जो है वो पेन हो रहा है। तो उसके अंदर क्या कॉमन कॉज है जिसके अंदर जो है उसको पेन हो सकता है। सबसे पहले क्या हो, कॉमन कॉज के अंदर ये हो सकता है कि हो सकता है उसको अपेंडिसाइटिस हो गया हो, ठीक है। अपेंडिक्स उसका पेन कर रहा हो, उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि उसको जो है वो ये वाला पेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर एग्जामिनेशन के तौर पे बोला है कि इसको जो टेंडर पेन हो रहा है वो मैक बर्नी पॉइंट्स हो रहा है। मैक बर्नी पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम जो होता है ना वो 1/3 यानी राइट आर्टरीज जो होती है ना आपकी, जो 1/3 लोअर एब्डोमेन में हो रहा है ना, राइट लोअर एब्डोमेन में। तो मैक बर्नी पॉइंट बेसिकली वो कहलाता है जो लोअर एब्डोमेन में राइट के तौर पे हो रहा होता है, उसको वो लेग मार्क करते हैं। यानी इसके अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो एक्यूट तौर पे जो है ना वो इतना शदीद पेन हो रहा होता है जिसको हम लोग मैकबर्नी साइन कहते हैं। और ये ज्यादातर जो है ना पेन जो हो रहा होता है वो जिनको एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है ना उसको कहते हैं। तो जब उसने पेन का ऊपर ये बताया पेशेंट ने कि 12 घंटे से उसको सीवियर पेन हो रहा है बेली बटन के नीचे राइट साइड के ऊपर, तो हमने फौरन कह दिया कि तो मैकबर्नी पॉइंट भी हो रहा है उसको, ठीक है। अच्छा, अपेंडिसाइटिस का मैंने आपको बताया कि वो अपेंडिक्स के ऊपर जो पेन होता है उसके ऊपर होता है। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ना ओवरियन टॉर्जन भी लिखा है। ओवरियन टॉर्जन का बात ये है वो ओवरियन टॉर्जन बेसिकली गायनेकोलॉजी इमरजेंसी है, जिसके अंदर ओवरी क्या होती है कि कभी कभी फैलोपियन ट्यूब भी जो होती है ना, जो लिगामेंट्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, वो ब्लड सप्लाई देना बंद कर देती है। जब ब्लड सप्लाई देना बंद कर देती हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, एकदम अचानक से ना पेन होना शुरू हो जाता है एब्डोमेन, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना फौरन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो ये जो सडन सीवियर पेन जो पेल्विक के नीचे हो रहा है उसके ऊपर हमने ये कहा कि हो सकता है उसको अपेंडिसाइटिस हो गया हो, या हो सकता है उसकी ओवरियन टॉर्जन हो गया हो, जिसके लिए मैंने अभी आपको ओवरियन टॉर्जन की एक्सप्लेन किए। या उसको हो सकता है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट है और मैरिड है तो हम लोग उसको भी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं ना वो बजाय इसके कि वो इम्प्लांट यूट्रस में हो, वो क्या करते हैं यूट्रस के बाहर हो जाते हैं। और खास तौर पे जो होते हैं ना वो ज्यादातर किस पे होते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब पे जाके हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानलेवा ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। और उसके अंदर प्रेगनेंसी जो होती है ना वो बढ़ती रहती है, और क्या होता है उसकी बढ़ने की वजह से वो रप्चर भी हो सकती है, वो ऑर्गन को रप्चर भी कर सकती है, जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है, उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, उसकी वजह से भी उसको पेन हो सकता है। ये हमने 3-4 चीजों के ऊपर तो बता दिया कि उसको इस वजह से पेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने क्लिनिकल पर में क्या यूज किया कि ये जो शदीद पेन हो रहा है ना उसके लिए हमने सबसे पहले उसको अर्ली रेफरल के ऊपर गाइड कर दिया। ज्यादातर डायग्नोसिस किसके ऊपर जा रहा है, उसकी बाकी चीजों को पूछने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल ओवरियन टॉर्जन में भी उसका सिम्टम जा रहा है, टॉपिक प्रेगनेंसी में जा रहा है, गैस्ट्रो में जा रहा है, देखिए हमने एक 4 के बाद आखिर में जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है उसके ऊपर ऑप्शन अपेंडिसाइटिस को यूज करेंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस को यूज करेंगे, एक्टोप या फिर हम लोग जो है ओवरियन टॉर्जन के लिए यूज करेंगे। जब हमने इसके ऊपर मेंबर्स सारी चीजें देखी तो हमने ये उसके ऊपर फौरन कहा कि नहीं, इसके ऊपर जो है ना इसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। क्यों?
कि उसको उसका जो पेन हो रहा है ना, वो राइट लोअर एब्डोमेन में जो होता है ना, वो कॉर्डेंट में, वो नीचे के साइड पे जो हो रहा है, वो ज्यादातर जो एरिया जा रहा है ना बेली बटन के नीचे राइट साइड के ऊपर, वो जा रहा है अपेंडिक्स की तरफ। तो हम लोगों ने चार्ट पे ये लगाया कि हमने फौरन बोला कि ये चार चीजें ये पॉसिबल हो सकती है सिम्टम्स की वजह से, क्योंकि मैकबर्नी पॉइंट्स है। तो उसके अंदर हम लोगों ने आखिर में ये कहा कि उसको जो अपेंडिक्स हो गया। लेकिन ये कि इसके साथ साथ ये तीन पॉसिबल और भी कंडीशन थी, उसमें भी हो सकता था, लेकिन हमने बाकी उसके साइलेंट सिम्टम लिए, बाकी उसकी हिस्ट्री ली कि उसके हमने ब्लड ग्रुप है, उसकी पीरियड्स का, सब चीजों का पूछा। उसके बाद आखिर में हमने उस पेन की वजह से हमने फौरन कहा कि उसको जो है ज्यादातर हम लोगों को जो शक जा रहा है इन चारों में से, वो उसके अपेंडिसाइटिस के ऊपर जा रहा है। तो यानी सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है, और पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद जो फीमेल हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री होती है, सोशल हिस्ट्री, सब सारी चीजें ले ली। पेन को देखते हुए उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने डाउट के लिए चार डिजीजेस लिखी कि ये पेन इन सारे लाइकली सिम्टम्स जो है ना वो इन चारों में आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके हमने उसको देखा, तो हमने कहा कि बेली बटन के राइट साइड की तरफ हो रहा है, तो हमने कहा कि ज्यादातर इसके ऊपर राइट लोअर एब्डोमेन के ऊपर जो कॉर्डेंट पे हो रहा है। तो हमने उसको फौरन कहा कि हमें जो शक है ज्यादातर उसके अपेंडिसाइटिस के ऊपर। यानी आपको ये पता चला कि स्टेप बाय स्टेप के अंदर जब अगर हम लोग पेशेंट को एग्जामिनिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग को ये पता था कि हम लोग जो है वो पहले सबसे पहले 3-4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर लिखते हैं, मेंशन करते हैं, फिर हम लोग आखिर में एक ही के ऊपर चल के चले जाते हैं। ऐसे एक्यूरेट डायग्नोसिस होता है। तो पेशेंट का डायग्नोसिस के लिए ये चीजें कर लेते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मैंने आपको पहले ही आपको एग्जाम्पल दे दिया, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मैंने आपको अच्छी तरीके से उसके ऊपर समझा दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस पेशेंट को जो रही 65 पेशेंट का एज है, और उसके अंदर उसको 1 वीक से हो रही है, और एक्सर्शन का कोई काम करता है तो उसके अंदर उसको वर्स हो जाती है। अच्छा, उसको साइनोसिस होता है। साइनोसिस का मतलब क्या होता है कि उसको स्किन जो है ना उसकी ब्लूइश ग्रे कलर की हो रही है, उसकी स्किन भी ब्लूइश ग्रे कलर की, उसके नेल्स भी हो रहे हैं, नेल्स बेड जो हो रहे हैं, और उसके लिप्स भी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्लड जो है ना उसको सफिशिएंट तौर पे, यानी कि मुकम्मल तौर पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जो उसका जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है ना, वो ब्लड वेसल के साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसी वजह से उसको नीलापन नजर आ रहा है। ये साइनसिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने ये भी बोला कि उसको जो है ना वीजिंग हो रही है, यानी सीटी वाला साउंड आ रहा है, हाई पिच का विजलिंग साउंड आ रहा है उसके अंदर। अच्छा, ये वीजिंग जो होती है ना, ये एस्थमा में भी होती है, ये सीओपीडी में भी होती है, ब्रोंकाइटिस में भी होती है, निमोनिया में भी होती है। अच्छा, उसके बाद की कि प्रोलोंग उसकी एक्सपायरेशन हो रही है, जो वो सांस खारिज कर रहा है ना, उसको प्रोलोंग एक्सपायरेशन हो रही है। उसके साथ मैंने एसेसरी मसल भी लिखा है, एग्जामिनेशन के अंदर पता चला। एसेसरी मसल के अंदर मसल जो है ना खास तौर पे जो नेक पे होते हैं, चेस्ट में और एब्डोमेन में, जो कि डायफ्राम को जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो उसको बहुत दिक्कत सी महसूस हो रही है इस सारे एरिया में। तो इस सारी एरिया में जब उसको दिक्कत सी महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसको जो है ना, ये ज्यादातर किस में होता है, ये सीओपीडी में होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसको जो सांस लेना का अंदर का या बाहर खारिज करने का, उसके अंदर उसको दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात ये को उसका जो सांस है ना वो फूला भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको ऑक्सीजन तो सही मिल ही नहीं रहा, जब भी तो उसका नेल बेड वगैरह बिलो हो गए। ठीक है, तो ये चीजें हमें, हमने कहा कि एग्जामिनेशन के जरिए हमें ये पता चला। अब उसके बाद हम लोगों ने कहा कि उसके अंदर इसको क्या हो रहा था। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हम लिखेंगे, हम उसके अंदर ये बोलेंगे कि उसको सीओपीडी हो गया। सीओपीडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सीओपीडी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मेंबर्स उसके अंदर भी सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। अच्छा, एक और चीज भी जो है मैंने आपको लिखा है कि प्रोलोंग एस्पायरेशन होगी। तो प्रोलोंग एस्पायरेशन के अंदर जब वो सांस खारिज कर रहा है ना, वो बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज की वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि आपको प्रोलॉन्ग एस्पायरेशन हो रही है। ये सारे सिम्टम्स तो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिए, एग्जामिनेशन कर दी। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि जो मैंने सीओपीडी के बारे में आपसे बात कर रही थी कि उसके अंदर क्या होता है कि पल्मोनरी डिजीज कहलाती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहलाती है। इसके अंदर जो लंग टिश्यू जो होते हैं ना, वो इलास्टिसिटी को लूज कर देते हैं।
ठीक है? जिसकी वजह से जो सांस लेने का, बाहर खारिज करने का जो अमल है ना, उसमें बहुत दिक्कत हो रही होती है और उसकी एक्सेलेशन जो होती है ना वो बहुत स्लो हो जाती है, यानी उसका घुट रहा होता है सांस और उसको जो है ना बहुत लंबा टाइम का लग रहा होता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि जो सीओपीडी के अंदर ये जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो उसके अंदर क्या करता है कि वो इस चीज की वजह से उसको पेशेंट को जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आपको ये बताया मैंने कि सबसे पहले कि इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर जो पता चलता है वो उसके अंदर ये पता चलता है कि आपको कि सीओपीडी भी हो सकता है, उसको हार्ट फेलियर भी हो सकता है और उसको निमोनिया भी हो सकता है। सीओपीडी के लिए मैं एक और चीज भी आपको बता देती हूँ कि सीओपीडी की वजह से क्योंकि एयर फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है और उसके अंदर सांस जो है ना घुट रहा होता है, उसको बहुत एक्सर्शन करनी पड़ती है, तो उसके ना क्या होता है कि इसकी चीज की वजह से उसको जो है ना वो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये एयरफेस जो होते हैं ना उसके ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये आपको सीओपीडी के बारे में तो मैंने ये बता दिया। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो एयर सेल्स जो मैंने आपको बताया कि वो है ना, एक्चुअली एयर सेल्स जो होता है ना वो डेथ पता है क्यों होती है, उसके अंदर क्या होता है कि वो डैमेज हो जाते हैं ना। तो जब डैमेज हो जाते हैं लंग्स के जो एयर सेल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी जो होती है ना वो लेस इलास्टिक हो जाते हैं और बॉडी को जो है ना बहुत दिक्कत होती है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। तो बेसिकली क्या होता है सीओपीडी में जो एयर सेल्स होते हैं ना वो डैमेज होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हार्ट फेल का तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो वो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अगेन निमोनिया भी हो सकता है उसको, ठीक है। तो ये सारी उसमें भी सांस लेने पर दुश्वारी हो रही होती है। तो ये क्या करते हैं, हमने 3 डायग्नोसिस लेती है। अब 3 डायग्नोसिस के बाद हमने उसकी क्या करा, क्रॉनिक हिस्ट्री उसकी ली। फिजिकल फाइंडिंग ने उसका ये बताया कि उसको हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया के मतलब क्या होता है कि बॉडी टिश्यू के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन कम मिल रही है। लंग की डिजीज जैसे हमने सीओपीडी का, यानी कि निमोनिया का, या फॉर एग्जाम्पल एनीमिया जो होती है ना उसके अंदर भी आपका जो ब्लड फ्लो होता है ना वो भी लो हो जाता है। अच्छा, सीओपीडी के अंदर तो मैंने आपको बताया कि आपका रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है क्योंकि एयर से डैमेज हो जाते हैं। लो ऑक्सीजन लेवल जो होता है ना हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो आपका नहीं कम मिल रही होती, उसकी वजह से भी सांस घुट रहा होता है। तो हमें क्या इन सारी चीजों की वजह से हमें पता चला ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है ना वो 90% से लेस हो रही है और उसको खांसी भी है हल्की, उसको फीवर भी है। इसकी वजह से हमने क्या करा, इस सारी चीज के अंदर जो एक सिम्टम है ना उसको मेंशन कर दिया, उसको एक सिम्टम को मार्क कर लिया। हमने कहा ये जो हाइपोक्सिया है ना वो जो है ना वो इसकी सिवियरिटी का मार्कर है, जिसकी वजह से हमने जो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे लगाया था ना, वो हमने जो 3 लगाए थे सीओपीडी, हार्ट फेलियर और निमोनिया, उसके अंदर हमने एक्सप्लेन भी करा कि किस चीज की वजह से उसकी सीवियरिटी हो रही। ये सारे एग्जामिनेशन के बाद हमने कहा उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है 90% से लेस जा रहा है, जिसकी वजह से उसको हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के अंदर यही चीज होती है, ठीक है ना। हाइपोक्सिया के अंदर सिम्टम जो होते हैं ना उसके अंदर सीवियरिटी जो होती है ना उसकी स्पीड जो होती है ना वो ऑनसेट पे डिपेंड कर रही होती है। तो हमने कहा इसको हाइपोक्सिया जो है ना इसकी ऑक्सीजन लेवल इसका बहुत कम हो रहा है, इसकी वजह से उसका सांस घुट रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद चौथा केस जो है स्किन लेजन का केस है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है कि पेशेंट आई है आपके, फीमेल आई है और उसने कहा है कि आपको जो है ना वो एक मेलर रैश है। मेलर रैश का मतलब जो होता है, मेलर कहते हैं चीक को, जो जो उसकी गाल है ना उसमें खारिश हो रही है 3 दिन से, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या हुआ है कि मैंने एक आपको लिखा है एग्जामिनेशन के जरिए हमने पता चला कि इर्थीमेटस मेलर रैश हो गया। इर्थीमेटस मेलर रैश को हम लोग क्या कहते हैं, बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। वो बटरफ्लाई की तरह बन जाता है, ठीक है ना। उसकी जो खारिश हो रही होती है ना वो बटरफ्लाई की तरह इस तरीके से बन जाती है। अच्छा, ये इसके अंदर नजर कैसा आता है, या तो रेड तरीके से नजर आता है, या बहुत ज्यादा पिंक हो जाएगा, या पर्पल हो जाएगा, या ब्राउन हो जाएगा, आपकी स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो चीज होते हैं ना वो, और ये ब्रिज ऑफ नोज रहते हैं, खास तौर पे नेजुलर फोल्ड के, उसके ऊपर नोज और कॉर्नर ऑफ माउथ में ना एक कह सकते हैं कि आपको बटरफ्लाई की तरह वो चीज बन जाती है। ये खास तौर पे कि किसकी साइन होती है, इर्थीमेटस मालर रश जो मैंने आपको बताया बटरफ्लाई की तरह। ये एक ऐसी डिजीज है जिसके ना हम लोग एसएलई के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। एसएलई को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक जो है लूपस इर्थीमेटस।
इसके अंदर ये चीज़ हो जाती है। और बाकी बटरफ्लाई रैश जो ये वाली चीख वाली बनती है, ये रोज़ेशिया में भी हो सकता है। ये दूसरी भी आती हैं, आपकी मेटोमास्टिटोसिस भी आती है, उसमें भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। हमने ये चेक करके बताया कि भई ख़ास तौर पे या तो ल्यूपस की वजह से, मैंने आपको बताया एसएलई, सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटस, उसके उसके वो भी हो सकता है, या फिर रोज़ेशिया की वजह से भी होता है, या फिर मैंने जो इन्फेक्शन का नाम लिया है कि एलर्जी रिएक्शन जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हमने क्या करा, उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ किया। हम सिस्टमैटिक तौर पे उसकी पूरी बॉडी के लिए हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है या पूरे डिफरेंट टेस्ट हो रहा, दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो रही, उसको भी चेक करा। फिर हमने क्या करा, उसके लैब टेस्ट लिख के दी, ताकि हमें उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उसके ज़रिए हमें क्या पता चला, हमें उसके ज़रिए हमने ऑप्शन के अंदर क्या लिखा, हमने ऑप्शन के अंदर लिखा है कि एना टेस्ट करवाया, ठीक है? अब एना टेस्ट करवाया, अच्छा, या फिर स्किन की बायोप्सी कराइए, ठीक है? हमने डायग्नोस के अंदर हमने क्या करा, उसको टेस्ट ऑर्डर करके लिखे। हमने फ़ौरन जो है उसका एना टेस्ट कराया। एना टेस्ट कराने के बाद स्किन बायोप्सी कराइए। अच्छा, उसको सूरज से निकलने से उसको अवॉइड करने के लिए बनाया। टॉपिकल क्रीम हमने यूज़ करी। और हमने जब टॉपिकल क्रीम यूज़ करी, जो मैंने आपसे ल्यूपस का ज़िक्र करा था ना, ल्यूपस का जो डिज़ीज़ होती है ना, हम जो बटरफ्लाई रैश की जो मैंने बात करी थी, उसको बेसिकली वो ऑटो इम्यून सिस्टम की डिज़ीज़ होती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, स्किन होती है, किडनीज़ होती हैं, ऑर्गन होते हैं ना, वो सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटस जो होते हैं, मैंने आपको जो बताया एसएडी, जो इसमें ल्यूपस लिखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, फटीग हो रही होती है। बटरफ्लाई शेप का जो मैंने आपको बताया कि इसको जो लेजन हो रही है, मेलन रैश खिला रही है, वो वो भी उसका सिम्टम्स होता है, ठीक है ना? उसमें ये चीज़ हो जाती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि आपको जॉइंट पेन हो रहा होता है और आपको ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वो बटरफ्लाई की तरह बन जाती है। तो पॉसिबिलिटी के अंदर हम लोगों ने कहा कि ये होता है। जबकि मैंने इसके अंदर एक और चीज़ भी लिखी, वो भी हो सकता है इसको एसिडी, जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, और उसके साथ से इसके अंदर लिखा हुआ है क्यूटेनियस लूपस। क्यूटेनियस लूपस वो भी ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। उसके अंदर क्या होता है कि स्किन रेस लेजन वगैरह हो रहे होते हैं। खास तौर पे क्या होता है कि आपकी स्कैरिंग हो जाती है टिश्यू की वजह से, और ये खास तौर पे जिनको जब यूवी लाइट पे एक्सपोज करते हैं ना, तो उसमें बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर भी वही सिम्पटम्स जो मैंने आपको बताया कि रेड और पर्पल और डार्क जो है ना, वो स्कैरी जो होते हैं ना, वो स्केल्स की तरह, खास तौर पे खासिश भी हो रही थी, पैचेस होते हैं, लेजन जो मैंने आपको, पेप्यूल्स होते हैं, मेक्यूल्स, मॉड्यूल्स होते हैं, नोडुल्स होते हैं, पिस्टूल्स होते हैं। तो ये लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो उसके भी वो भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ख़ारिश उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। क्यूटेनियस लूपस के अंदर बेसिकली एक क्या होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको 2-3 चीज़ें जो है ना, ये आपने इसकी सिम्पटम की वज़ह से आपने कहा कि ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। आपने इसके लिए क्या करा, फ़ौरन आपने इसको सिस्टमैटिक चेक किया। यानी आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करा। आपने क्या करा, इससे आपने फ़ौरन बोला कि इसकी एक बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व है या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है? आपने इसकी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ली, ठीक है? आपने देखा कि मल्टीपल बॉडी सिस्टम वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फैमिली हिस्ट्री भी ले ली आपने, उसकी पूरी हिस्ट्री भी ले ली। फिर आपने एग्ज़ामिनेशन करके ये सारी चीज़ें बता दी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 3 चीज़ें आपको पॉसिबिलिटी में नज़र आ रही। आपने फ़ौरन क्या करा, उसको एना टेस्ट का ऑर्डर दे दिया। एना टेस्ट जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं। एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं, तो एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि वो जो है आपके हेल्दी सेल को खा तो नहीं रही, अटैक तो नहीं कर रही। तो इसके ज़रिए हम लोगों को फ़ौरन क्या पता चल जाता है कि अच्छा, एनाबॉडी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, तो फिर हम डिफरेंट टेस्ट और भी लिख के देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम उसका एना टेस्ट कराते हैं इस खारिज के बाद, कि 3-4 चीज़ें तो डायग्नोस्टिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ली थी। उसके बाद हमने क्या करा, लैब टेस्ट करा। लैब टेस्ट के ज़रिए हमें फ़ौरन पता चल जाएगा, अगर एना टेस्ट कराया, स्किन की बायोप्सी कर ली, हमने सन से अवॉइड करवा दिया, टॉपिकल क्रीम दे दी। जब एना टेस्ट का रिज़ल्ट आया, तो एना टेस्ट के ज़रिए पॉजिटिव रिज़ल्ट अगर आता है, उसके अंदर क्या होता है कि 1:320 या 1:640 पॉजिटिव वो पे होता है, ठीक है ना? तो वो क्या होता है कि अगर वो पॉजिटिव आता है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि डिफरेंट और टेस्ट लिख के देते हैं। वो भी मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ कौन कौन से टेस्ट देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जब पॉजिटिव टेस्ट आता है, ये इसके ऊपर क्या डिटेक्ट कर रहा होता है, वो डिटेक्ट ये कर रहा होता है कि आपको इन्फेक्शन है या फिर आप कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है?
तो इसके ज़रिए हम लोगों को एना टेस्ट के ज़रिए ये चीज़ पता चलती है। हम दूसरे टेस्ट और कौन से लिख के देंगे अगर पॉज़िटिव आ जाएगा? हम उसको क्या करेंगे, एंटी स्मिथ टेस्ट लिख के देंगे। हम उसको क्या करेंगे, एंटी डीएनए का टेस्ट लिख के देंगे। हम क्या करेंगे, एसएसए एंटी एलएएसएसबी का भी टेस्ट लिख के देंगे। ठीक है ना? हम उसको टोपो आइसोमरेज भी उसका चेक करेंगे। ठीक है? दूसरी चीज़ जो है हम लोग क्या करेंगे, सीआरपी भी लिख के देंगे, आरएफ भी लिख के देंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो फैक्टर होता है वो भी चेक कर सकते हैं। हम उसको एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्म एंटीबॉडीज का भी टेस्ट लिख के देंगे, एनआरसीए का भी टेस्ट लिख के दे सकते हैं। उसके साथ एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो कौन कौन से लिखेंगे, हम सीबीसी लिखेंगे, ईएसआर जो है वो भी इसका चेक करेंगे, हम सीआरपी चेक करेंगे उसका, और उसके साथ हम C3 C4 लेवल जो है वो यानी कि इंफॉर्मेशन हो रही है ल्यूपस के जरिए, तो वो भी चेक करेंगे। इन सारी चीज़ों के बाद हमने जो 3 डायग्नोस्टिक जो करें, सबसे पहले तो ऐना कर लिया, तो ऐना के अंदर हम लोग को एंटीबॉडीज के ऊपर पता चल गया। अगर डेफिनेटली बात है एंटीबॉडीज जो है वो अटैक होनी है, तो उसके लिए हमने बाकी टेस्ट मैंने आपको क्यों बताया, बाकी टेस्ट करने के बाद हम कंफर्म करेंगे इन 3 डायग्नोसिस में से, 4 डायग्नोसिस में कि एक कि कुटेनियस लूपस हो रहा है। ठीक है? तो एना कंफर्म करता है ऑटोमेन का सस्पिशन, यानी जो आपको डाउट हो रहा होता है। उसके साथ आपके पास एक पेशेंट आया है और इस पेशेंट के अंदर जो है ना वो क्या हो रहा है, उसको बहुत ही खिंचाव महसूस हो रहा है, यूनिलेटरल एक साइड के ऊपर उसका हेडेक हो रहा है, उसको सर में शदीद दर्द है 3 दिन से। ठीक है? बाकी न्यूरॉन जो है उसका नॉर्मल है, यानी एक साइड पे उसको हो रहा है, यानी एक साइड का दर्द कहलाता है मिग्रेन। ठीक है ना? तो हमने कहा कि ज़्यादा हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिखा कि इसको मिग्रेन हो रहा है। ठीक है? क्योंकि इसलिए उसको थ्रॉबिंग तरीके का पेन हो रहा है, एक साइड के ऊपर ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है एक साइड के ऊपर, तो हमने इसलिए फ़ौरन कहा कि ये मिग्रेन है। दूसरी बात ये कि हमने उसके लिए मिग्रेन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके साथ उसको क्लस्टर हेडेक का भी हमने बोल दिया। क्लस्टर हेडेक के अंदर क्या होता है, बहुत बर्निंग पेन होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपकी आँख तक के ऊपर दर्द हो रहा होता है, तो ये क्लस्टर हेडेक कहला देगा। ठीक है? अच्छा, इसके साथ-साथ फिर मैंने कहा कि क्लस्टर हेडेक तो एक साइड की आँख के ऊपर दर्द हो रहा होता है। ठीक है ना? वो ऐसा शदीद दर्द कहलाता है क्लस्टर हेडेक, जिसको हम लोग सुसाइड हेडेक भी कहते हैं। उसके अंदर आपके आई से लेकर जो पूरा टेम्पल होता है ना, वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ तक दर्द हो रहा होता है। ठीक है? मिग्रेन के अंदर मिग्रेन तो हमने इस वजह से कर दिया कि उसको थ्रॉबिंग पेन हो रहा है वन साइड पे। ठीक है? अब उसके साथ-साथ क्या होता है मेंबर्स, उसके साथ एक और चीज़ भी होती है कि मैंने एक और तीसरी चीज़ सीखी कि टेंशन हेडेक भी हो सकता है। टेंशन हेडेक जो होता है ना, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपका पेन जो होता है ना वो इतना शदीद हो रहा होता है कि आपको जो है ना, ये आपका जो हेड है ना पूरा, वो उसमें ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने कोई चीज़ बाँध दी है, कोई टाइटली खींच के बाँध दी, कपड़े को बाँध दिया जिस तरीके से। तो इस वज़ह से क्या होता है कि वो उसको इसको नोज़िया नहीं हो रहा होता उसमें टेंशन हेडेक के अंदर। देखिए पेन इस तरीके से हो रहा होता है, वो दोनों साइड पे होता है पेन। कॉमन सिम्पटम्स के अंदर जो अगर आते हैं, टेंशन हेडेक जो होता है ना उसके अंदर वो दोनों साइड पे हो रहा होता है। तो ज़्यादातर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टेंशन हेडेक के ऊपर इस वज़ह से लिख दिया कि भई इसको पेन ऐसा हो रहा है कि वो जैसे सर बाँध दिया। लेकिन हमने फ़ौरन क्या करा कि इस सिम्पटम को वैसे आखिर में रिमूव इस वज़ह से कर देंगे कि टेंशन हेडेक में ज़्यादातर 2 कहते हैं ना वो पूरा इन्वॉल्व हो रहा होता है, आपके बोथ साइड इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो रेड फ्लैग क्या है? ये आपका जो है ना बहुत एक अचानक उठा, सीवियरिटी में उठा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि हमने अर्जेंट जो है ना उसकी फ़ौरन जो है ना वो हमने इमेजिंग कराई, एक्स-रे वगैरह कराया। तो वो क्या हुआ कि टिपिकली तौर पे इसका मिग्रेन लग रहा है रेड फ्लैग की वजह से, जिसको जिसको हम लोग क्या करते हैं फ़ौरन उसको ट्रीट कर देते हैं। उसका नाम जो है ना कोल्ड पैक, आइस पैक वगैरह बताते हैं, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आप जो है ना इसके अंदर टैबलेट्स वगैरह देते हैं। ट्रीटमेंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसको एनसेड्स दे देंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग कहेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ख़ास तौर पे जो होता है ना वो उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी लिख के देते हैं हम लोग। लेकिन ये कि एनसेड वगैरह जो है ना उससे दे के ताकि उसको पेन को रिलीफ़ करने के लिए उसको दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ है कि एक और चीज़ भी मैंने लिखी थी कि क्या रेड फ्लैग्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग फ़ौरन जो है इसका इमेजिन मतलब एक एक्स-रे वगैरह करवाएँगे। वजह क्या थी? वजह पता है क्या थी कि सडन सीवियर न्यूरो डिफेक्ट लिखा था मैंने इसके अंदर। वो पता है क्या था कि उसके अंदर क्या होता है कि आपको नमनेस महसूस हो रही होती है। आपको जो है ना बोलने में दिक्कत हो रही होती है, और आपके आँखों के नीचे अंधेरा छा रहा होता है। तो इस वजह से जो न्यूरो डिफेक्टिव सिम्पटम होते हैं ना,
जो एकदम अचानक एकदम बहुत सीवियर पे हो गए, तो उसकी वजह से हम लोग फौरन क्या करेंगे, इमेजिंग करते हैं यानी एक्सरे करवाते हैं, रेड फ्लैग्स में गया आता है। लेकिन जो टिपिकल माइग्रेन होता है ना, उसके अंदर तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मेडिसिन लिखते हैं और उसको बोलते हैं पेन किलर खाया और वो सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली चीज अगर इन्वॉल्व हो जाती है, उसको दिक्कत आ रही है, बोलने में आ रही है, उसको उसका अंधेरा छा रहा है, उसको नमनेस हो रही है, उसको थकान हो रही है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि उसके लिए हम रेड फ्लैग से उसके अंदर फौरन जो है ना, हम उसका टेस्ट वगैरह करवाएंगे, इमेजिंग करवाएंगे, ताकि ये कि वो रेड फ्लैग से, क्योंकि ऐसे एकदम उसको जो है ना वो ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो हमने क्या करा कि रेड फ्लैग्स की वजह से जो है ना आपको जो है सडन बर्स्ट हेडेक, यानी रेड फ्लैग्स इसके अंदर क्या है जिसकी वजह से इमेजिंग करना जरूरी है। ये इस केस के अंदर हमें पता चला कि एकदम अचानक शदीद किस्म का दर्द हो गया और आपको नोजिया भी हो रही है और उसके बाद फोटोफोबिया हो रहा है, यानी ये कि आपको जो रोशनी है ना फौरन, वो रोशनी की वजह से आपका हेडेक जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वर्स पे हो रहा है, आपका पेन जो है ना वो तकलीफ से ज्यादा बन रहा है। तो इसकी वजह से हमने कहा कि ये जो है ना, ये इस वजह से हमने उसका एक्सरे लिख के दिया। और एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जो शदीद किस्म का जो आपको पेन हो रहा है ना, जो 3 दिन से, और उसके ऊपर हमने कहा कि ये एक्चुअल में सीवियर जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो खास तौर पे इंडिकेट करते हैं कि आपको ब्लीडिंग इंटरक्रैनियल अंदरूनी तौर पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो ये हम लोगों ने ऐसे इसलिए करवाया है क्योंकि एक्चुअल में उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, उसको थकान हो रही है, उसको स्पीच उसकी लॉस होती जा रही है, उसको अंधेरा छा रहा है, तो इस वजह से हमने इमेजिंग कराया। और वो उसकी वजह ये होती है कि सीवियर एकदम हेडेक अगर हो जाए, न्यूरो डिफेक्ट सिम्टम सिम्टम इन्वॉल्व हो जाए, तो वो क्या होता है, वो इसलिए करवाया जाता है कि आपको इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग अंदर की तरफ हो तो नहीं रही, जिसकी वजह से हैमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जॉइंट पेन का पेशेंट आया मैम। जॉइंट पेन के पेशेंट के अंदर क्या होता है, उसको मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, वो 1 घंटे तक रहती है। मॉर्निंग स्टिफनेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जॉइंट मसल्स और बैक पेन जो होता है ना, वो आपको आपको वॉक करते हुए महसूस हो रहा होता है। ठीक है ना। क्योंकि पता है क्या होता है, बेसिकली ये पेन स्टिफनेस का क्यों हो रहा होता है, आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड होती है ना जॉइंट्स में, लुब्रिकेशन का जो काम करती है, वो क्या होता है कि वो उसके ना कम होना शुरू हो जाती है लुब्रिकेशन। तो जब लुब्रिकेशन कम होना शुरू हो जाती है तो उसको स्टिफनेस होती है, जैसे आवाज नहीं आती है स्टिफनेस के ऊपर, जैसे एकदम जैसे कर की आवाज आती है, तो वो स्टिफनेस इस वजह से हो रही थी, वो 1 घंटे तक रहती है उसको मॉर्निंग स्टिफनेस। एक आपके पास जॉइंट पेन का पेशेंट आया 50 पर, तो उसको ये चीज हो रही। अच्छा, ये जो उसके बाद क्या हो रहा है कि उसका जो है ना एग्जामिनेशन जब हमने किया तो उससे पता चला है कि उसको स्वेलिंग भी हो रही है। अच्छा, खास तौर पे ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस की जो प्रॉब्लम है ना, ये क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को भी होती है, उसके अंदर भी जॉइंट स्टिफनेस होती है। और ये उनकी जो जॉइंट स्टिफनेस होती है वो 30 मिनट तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो इस वजह से होती है क्योंकि कार्टिलेज उनका ब्रेक डाउन कर जाता है। जो इन्फ्लम आ रहे हैं ना र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना वो स्टिफनेस क्या होती है, वो 1 घंटे तक रहती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है। और दूसरा जो होता है ना, ये मॉर्निंग स्टिफनेस उन लोगों को भी होती है जिनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनको भी होती है, क्योंकि उनके अंदर मोबिलिटी जो होती है ना जॉइंट के अंदर सैनोवल फ्लूइड की, वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से वो स्टिफनेस रहती है। अब मैंने इसके अंदर स्वेलिंग, इसकी जॉइंट पेन में स्वेलिंग भी हो रही है, टेंडरनेस भी हो रही है, और एनसीपी पीआईपी का नाम लिया है। उसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स जो होते हैं ना, वो एक तो आपके जो नकल्स के जॉइंट्स होते हैं ना, एमसीपी में वो वाले जॉइंट्स आते हैं। ठीक है। और पीआईपी के अंदर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि वो मिडिल जॉइंट होते हैं, जो आपके फिंगर्स के अंदर होते हैं ना, जो स्प्रेन्स में, वो वाले होते हैं। तो एमसीपी के जो नकल के जॉइंट्स होंगे ना, उसके अंदर क्या होता है कि लिगामेंट्स के ऊपर इंजरी हो जाती है, लिगामेंट जो होता है ना वो रप्चर होता है, तो वो एमसीपी वाले वो वाले जॉइंट होते हैं, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है। तो एमसीपी पीआईपी की टेंडरनेस हो रही है, यानी नकल्स में हड्डियों के जो बीच बीच में ये जो नकल्स है उसमें जॉइंट में हो रहा है पेन। उसके बाद उसकी जो फिंगर्स है ना वो जैम्ड है, ठीक है ना, अकड़ गई है, जैसे ऐसा लगी स्प्रेन हो गई है पूरी। ठीक है। तो हमने कहा कि ये भी इसके एग्जामिनेशन में नजर आ रहा है। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने आरए का कहा कि उसको आरए हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि इसका स्टिफनेस जो है वो 1 घंटे तक है। ठीक है। अच्छा, आरए के अंदर क्या होता है कि दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
एक तो इसकी आरए का सिम्टम्स ये आ गया कि 1 घंटे तक मॉर्निंग स्टिफनेस, दूसरा ये कि एमसीपी पीआईपी जॉइंट ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों जॉइंट जो होते हैं ना, चाहे वो हाथों के हों, उसके अंदर भी स्टिफनेस रहती है ना, तो ये भी इसके ऊपर ये पॉइंट जा रहा है आरए का। ठीक है, दूसरी चीज एक और भी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर एक तो मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट तक रहती है, और दूसरी बात ये कि खास तौर पे ये क्या करते हैं, ये वाला जो जॉइंट है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसमें पीआईपी इन्वॉल्व होता है और एक डीआईपी इन्वॉल्व होते हैं, जो ऊपर के जॉइंट होते हैं टॉप वाले। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, आरए के अंदर एमसीबी पीआईपी इन्वॉल्व होता है और ये चीज होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एमसीपी के अंदर एक और चीज भी होती है कि आपके नकल जो होते हैं ना, आपके लिगामेंट, उसके अंदर आपकी स्टिफनेस हो जाती है, फिंगर्स जैम्ड हो जाती है, जैसे आपको अकड़ना सब महसूस हो रहा था, इतना शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। तो ये चीज किसके ऊपर ज्यादातर जा रही, आरए के ऊपर। फिर आखिर में मैंने लिखा है ल्यूपस एथराइटिस। ल्यूपस एथराइटिस क्यों लिखा? ल्यूपस एथराइटिस बेसिकली इस वजह से लिखा है कि ल्यूपस एथराइटिस के अंदर भी स्टिफनेस महसूस होती है, स्वेलिंग भी आ जाती है जॉइंट के ऊपर। दूसरी बात ये कि इसके अंदर क्या होता है कि खास तौर पे इन्फ्लेमेशन, पेन, स्टिफनेस जो है स्मॉल जॉइंट्स हैंड्स के अंदर भी महसूस हो रहे होते हैं, रिस्ट में भी महसूस होता है, नीज पे भी होता है। लेकिन ड्यूमेटल एथराइटिस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, ये परमानेंट डैमेज होता है, जबकि ल्यूपस एथराइटिस में परमानेंट डैमेज नहीं होता। ठीक है, कि इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, 95% जो पेशेंट्स को होते हैं ना, उनको ये सिस्टमेटिकली तौर के ऊपर होता है, लेकिन ल्यूपस एथराइटिस के अंदर क्या होता है, ये रिकवरेबल होता है। लेकिन आरए के अंदर क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं। तो वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम जब अटैक होता है तो इम्यूनिटी आपकी अटैक होती है, तो आपके जॉइंट्स को अटैक करते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो है ना, वो जो आरए की तरफ इसकी चीज़ जा रही है। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने अभी नीचे नहीं देखा था, मैंने वैसे आपको बताया था कि आरए की तरफ जा रही। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करा आपने फौरन, इसकी जो जॉइंट इन्वॉल्व की मूवमेंट क्या, जो मैंने पूरा बताया, इसी वजह से उसको एथराइटिस बता रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी एथराइटिस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी ना, आपके इम्यून सिस्टम अटैक कर गया, तो इस वजह से। अब इसके अंदर क्या करा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग फौरन क्या करेंगे, डिमार्ट को स्टार्ट करेंगे। डिमार्ट का मतलब क्या होगा, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। डिमार्ट क्या करती हैं, ये आप सबसे पहले कहते हैं एथराइटिस की पेन के लिए हम लोग डिमार्ट्स देते हैं। बायोलॉजिकल डिमार्ट्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हम डिमार्ट्स देंगे। डिमार्ट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए ये ऐसी मेडिसिनल क्वेश्चन होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑटोइम्यून की जो डिजीज हो जाती है ना, एथराइटिस की हो जाती है, लूपस की हो जाती है, सोराइटिक एथराइटिस वगैरह हो जाता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए फौरन डिमार्ट्स दिए जाता है, ताकि आपके सिस्टम को ना कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मीथोट्रेक्सेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, आपको ये भी कह सकते हैं कि एक वो आता है ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, वो भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसका आउटकम जो है ना वो इम्प्रूव कर जाए। अच्छा, इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट लैब जो है ना, कौन सा ऑप्शन है, इसके अंदर आरएफ है। ठीक है, जो मैंने आरएफ का टेस्ट आपको बताया था, एना का टेस्ट मैंने आपको बताया था, एंटीबॉडीज का टेस्ट कराया जाता है, फिर एंटीबॉडी टेस्ट के साथ लिमिटेड फैक्टर देखा जाता है, आरएफ का जो मैंने बताया, एक्सरे कराया जाता है। तो आरएफ के जरिए लिमिटेड फैक्टर अगर जाता है, तो उसके जरिए हमें फौरन पता चल गया कि इसको लिमिटेड एथराइटिस है। हमें शक तो था ही उसके ऊपर, और फिर वो चीज लैब टेस्ट के जरिए कंफर्म हो, जैसे ऐसे डायग्नोस करते हैं। अब आपको पता चल रहा कि मेंबर के इसके अंदर डायग्नोस कैसे किया जाता है, ये मेरा बताने का मकसद ही यही है आपको। अच्छा, इसके अंदर डायबिटीज का आपके पास पेशेंट आया है, वो उसको पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया है, और उसका वेट जो है ना वो अचानक से गिर रहा है। ठीक है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया के अंदर आपको क्या होता है कि पॉलीयूरिया के अंदर आपकी जो है ना सबसे ज्यादा खास तौर पे जो है ना यूरिनेशन जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीडिप्सिया के अंदर क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिवली जो है ना वो प्यास लगती है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि बॉडी जो है ना उसके अंदर जो है ना वो ब्लड शुगर को उसको मैनेज करने के लिए ना वो काम कर रही होती है ना, क्योंकि ब्लड शुगर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपका जो है ना एडीएच का जो लेवल होता है ना वो लो हो जाता है। ठीक है, और आपका जो सोल्यूट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और पूरी यूरिया भी हो रही होती है, यूरिनेशन भी हो रही होती है। अच्छा, क्या हुआ कि वेट लॉस भी है पेशेंट का। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या पता चला, एग्जामिनेशन में पता चला वो स्लाइटली तौर पे ओवरवेट। ठीक है, उसके हमने वाइटल्स देखे, उसका
बीपी जो है वो 140/85 है, उसका हार्ट रेट जो है वो 88 है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने फॉरन क्या बोला, हमने कहा कि या तो इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, या तो वो है इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, या फिर हमने फॉरन ये बोला है कि उसको डायबिटीज इंसिपिडस है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वैसोप्रेसिन की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो किडनीज होती है ना वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन का जो वॉल्यूम होता है ना वो हाई हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस उसको कहते हैं, ठीक है ना। आपका जो है ना आपका जो वैसोप्रेसिन होता है ना उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और उसको एक रुकावट हो जाती है, खास तौर पे आपके जो किडनीज को जो है ना वो रुकावट कर देते हैं कि उसको है ना वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करता, जब रीअब्सॉर्ब नहीं करता तो यूरिनेशन उसकी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो ये पॉलीयूरिया की वजह से हमने कहा कि डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आपको पता है कि थायराइड का लेवल ज़्यादा बन जाएगा, TSH और T3 T4 के अंदर हम लोग जो चेक करते हैं वो चीज़ उसका ज़्यादा बन जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये 3 तो डिग्नेशन लग जाती है। फिर हम लोगों ने कहा कि फॉरेन अच्छा एक और बात भी डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एक और भी चीज़ बता दो कि मैंने ये तो बता दिया कि वो किडनी जो होती है ना वो रिसॉर्ब नहीं करती वाटर। एक और चीज़ भी जो है ना डायबिटीज इंसिपिडस के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो फ्लूइड बैलेंस किडनी जो रेगुलेट कर रही होती है ना वो क्या होता है वो रेगुलेट नहीं कर पाती। जब वो रेगुलेट नहीं कर पाती तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है ना एक्सेसिव अमाउंट जो है ना आपका जो है बहुत डायलूट किस्म का जो होता है ना वो जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाएगा। जब वो जमा होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो फौरन क्या होगा कि इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी और आप जो है ना वो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना होगा, ठीक है। आपका जो एडीएच का जो हार्मोन है ना डायरेटिक, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किडनी को बोलता है कि वाटर को रिटेन करें, उस पर प्रॉब्लम आ गई है ना, तो डायबिटीज इंसिपिडस हमने इस वजह से कहा था, ठीक है। और हाइपरथायरॉयडिज्म का जो मैंने बताया, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बेसिकली आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब थायराइड ग्लैंड पे प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या होगा, कि थायराइड ग्लैंड पे जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो T3 T4 है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है मेंबर्स। तो फिर उसके बाद हम लोगों को ट्रायड के ऊपर बात करी कि हम लोगों ने ट्रायड के लिए कहा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रायड के ऊपर तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फ़ौरन जो है ना मेंबर्स हम लोग ट्रायड के लिए बात करते हैं। जब ट्रायड के लिए बात करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर 3 साइन ऑफ सिम्पटम होते हैं जिसको एक साथ वो जब नज़र आ रहे होते हैं तो हम लोग उसको ट्रायड कंडीशन कहते हैं, क्लासिक ट्रायड, जिसके अंदर हम लोग फ़ौरन क्या करेंगे, इसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, इसके अंदर HbA1c चेक करेंगे और फिर हमने लैब की कन्फर्म से हमें ये पता चला, हमने फास्टिंग ग्लूकोज कराया, HbA1c कराया, रैंडम ग्लूकोज को कराया, यूरिन शुगर वगैरह देखी, तो फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c से तो हमें ये पता चल गया फ़ौरन कि इसको डायबिटीज़ मेलिटस है, ठीक है। स्ट्रोक का केस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है मेंबर्स, जस्ट अ मिनट। जी मेंबर्स, अगर अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से ये वाले जो केसेस हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अब हम लोग अपना जो है 8 केस जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। मेरा आपको एक्चुअल में मेंबर्स जो बताने का मकसद था, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही थी उसका मकसद क्या था, वो उसका मकसद ये था एक्चुअल में मेरा कि आप लोगों को ये पता चले कि आपका डायग्नोस्टिक लेवल आप कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके ज़रिए एक्यूरेटली पता चल रहा होगा कि जो हम लोग जो है वो केसेस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। फिर एक पेशेंट आया आपके पास 70 इयर्स का, उसको जो है ना एक साइड के ऊपर वीकनेस महसूस हो रही है और उसके बाद उसको जो है ना एफएसएस को बोलने के अंदर भी जो है ना वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। उसका बीपी जो उसके वाइटल्स हमने चेक करे, हार्ट रेट 92 है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने कहा कि इसको जो है हेमीप्लेजिया भी है। अच्छा, हेमीप्लेजिया के अंदर जो होता है ना वो पैरालाइज हो जाता है एक साइड की बॉडी,
आर्म से लेग और कभी कभी फेस भी इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर हेमीप्लेजिया होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमें फौरन पता चला इसका हेमीप्लेजिया है, उसका फेस जो है ना एक तरफ से लटका हुआ है। अच्छा, इस्टीमेटिक स्ट्रोक हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने कहा कि खास तौर पे इसको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, बेसिकली आपके ब्लड क्लॉट जो है, ये प्लाक जो होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लड फ्लो जो है ना आपको ब्रेन को मिलना बंद हो जाती है। तो हमने कहा कि हो सकता है कि इस्टीमिक स्ट्रोक हो। फिर हमने कहा कि इसको ये भी हो सकता है कि इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, यानी ये कि उसके बाद ये भी हो सकता है कि ब्लड वेसल जो है ना वो ब्लॉक कर गए ब्रेन के और लीक कर गए, तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं, या उसकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल पर के अंदर क्या पता चला, फास्टिंग साइन वगैरह भी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने फौरन कहा कि इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी है, और ब्रेन का टाइम की वजह से। तो हम अर्जेंट स्टेप क्या लेंगे, हम फौरन इसका सीटी स्कैन कराएंगे, हम इसका एमआरआई कराएंगे। ठीक है। हम इसका जो है ना थ्रोम्बोलाइसिस, जो मैंने आपसे बात करी थी कि थ्रोम्बस के ऊपर जो बात करते हैं ना, थ्रोम्बोलाइसिस के ऊपर, तो थ्रोम्बोलाइसिस बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो क्लॉट जो होता है ना वो बस्ट कर जाता है, यानी ड्रग जो थी ना वो उसके साथ मिल जाती है ब्लड क्लॉट के साथ, तो एक थ्रोम्बस बन जाता है, जो वो क्या करता है कि फौरन ब्लड के फ्लो को जो ना आर्टरीज में या वेन्स के अंदर ब्लॉक कर देता है, तो थ्रोम्बोलाइसिस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने फौरन सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, थ्रोम्बोलाइसिस को चेक करा। एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है इसके अंदर, सीटी स्कैन जो है नॉन कंट्रास्ट जब हमने कराई, वो जो नॉन कंट्रास्ट होती है वो कलर वाली होती नहीं है, कंट्रास्ट वाली जो होती है ना वो कलर वाली होती है, उसके अंदर कलर डाले जाते हैं वो पिगमेंट्स के जरिए, ताकि ये कि आप जब उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट को, उसके बाद हम उसकी सीटी स्कैन कंट्रास्ट वाली करते हैं। तो नॉन कंट्रास्ट हमने कराई, उसके ज़रिए हमें, अगर हमने नॉन कंट्रास्ट कराई तो हमें फ़ौरन जो है उसके ज़रिए पता चल जाएगा कि ब्लीडिंग जो है वो थ्रोम्बोलाइसिस से पहले हो रही है या उसके उसके बाद हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये पता चलती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक एनीमिया का केस आ गया। एनीमिया का केस के लिए हम लोगों ने फ़ौरन क्या करा कि उसको जो है ना कह सकते हैं कि मेनरहेजिया, उसका मेंसेस उसके बहुत ज़्यादा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और उसको थकान हो रही है, उसकी आँख की जो कंजक्टिवाइटिस है उसको वो पीला नज़र आ रहा है, नेल उसके वो भी पेल नज़र आ रहे हैं। सिस्टोलिक मरमर यानी उसको जो साउंड नज़र हो रहा है ना, उसको जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की तरह, वो ऐसा आ रहा है जैसे हुश और सुइस वाला साउंड कहलाता है ये, जैसे वो घुट्टा घुट्टा साउंड नहीं होता, सिस्टोलिक मरमर इस तरीके से, जैसे जब उसका हार्ट कांटेक्ट कर रहा है। तो हमने फ़ौरन कहा कि ये जो है, हमने उसके ऊपर बोला कि ये इसको सिस्टोलिक मरमर भी हो रही है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने फ़ौरन क्या करा कि हमने उसके लिए फ़ौरन बोला कि आयरन डेफिशिएंसी उसको हो सकती है, उसको बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। लेकिन इसके जो सिम्पटम्स हैं हमने उसको ऊपर हाईलाइट करके मेंबर्स क्या बोला, हमने फ़ौरन बोला कि इसको मेनरहेजिया है। इसका इसका मेनरहेजिया की वजह से उसकी जो पेनिंग हो रही है, पैलर जो है, आयरन डेफिशिएंसी, वो हमने उस वजह से कहा कि आयरन डेफिशिएंसी इस वजह से बोल दिया कि उसको मेनरहेजिया, एक तो मेंसेस उसका ज़्यादा है और उसके बाद ये कि उसको पीलापन हो रहा है ना कंजक्टिवाइटिस में और नेल्स में। तो हमने इन दोनों की वजह से हमने फ़ौरन क्या कहा कि हमने उसका फेरेटिन करवाया, और फेरेटिन करवाया तो उसकी डायग्नोसिस उसका कंफर्म हो गया। हमने उसके सीबीसी कराया, उसका फेरेटिन लेवल कराया, बी12 करवाया, रेटिकुलेट क्वांट करवाया, तो उसके बारे में फ़ौरन पता चल गया कि इसको एनीमिया है, उसको आयरन की डेफिशिएंसी है। ये केस हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है आपका जो एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर एक पेशेंट आया जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसको खांसी बहुत ज़्यादा है, फीवर है। ठीक है। उसकी क्रैकल आरएलएल हो रही है, एग्जामिनेशन के ज़रिए हमें पता चला। तो हमने क्या कहा कि हमने फ़ौरन बोला कि या तो इसको हो सकता है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, सीएपी, या सीओपीडी मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन करा था, या फिर उसको जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। ठीक है ना। तो उसके ज़रिए हमने क्या कहा, जब हमने ये वाली बात उसको पढ़ी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है मेंबर्स, वो ब्लॉक हो जाती हैं आपकी लंग्स में, और वो क्या करती है, खास तौर पे आपके वो ब्लड क्लॉट की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सीओपीडी का तो मैं आपको पहले से एग्जाम्पल कर चुकी थी। तो फिर आपने क्या करा, फौरन क्या करा
कि आपने जो है ना वो चेस्ट एक्सरे के ज़रिए तो हमें सीएपी पता चल जाएगा, ठीक है ना? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो भी पता चल जाएगा आपको चेस्ट एक्सरे के ज़रिए, ठीक है? लेकिन उसके ये जो मैंने सीएक्सआर लिखा है ना ये चेस्ट एक्सरे है, ठीक है? ये चेस्ट एक्सरे कहलाता है, रेडियोग्राफी कराती है। अच्छा एंटीबायोटिक से पहले हमें देना अर्ली एंटीबायोटिक जो है ना हमें सबसे पहले देना ज़रूरी है। उसके ज़रिए क्या होगा हमें उसकी मोर्टेलिटी जो होगी ना यानी उसकी डेथ रेट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं मोर्टेलिटी को। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक कौन से देंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने में एमॉक्सिसिलिन देंगे सबसे पहले उसको ताकि ये क्योंकि एमॉक्सिसिलिन इसलिए रिकमेंड करी जाती है जब तक कि उसको कोई और एलर्जी ना हो तो हम फ़ौरन जो है उसको एमॉक्सिसिलिन देंगे और ऐसे उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? यानी मेरा आपको बताने का मकसद ये था 11 वाला केस किया अब तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो हमारा ये ख़त्म हो रहा है बस। तो पेशेंट जो है वो 30 का फीमेल का है, उसको फटीग लो हो गई है और दूसरी बात ये उसको बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत स्लो स्पीच हो गई, साइकोमोटर जो है वो रिटार्डेशन उसको हो रही है, ठीक है? सारी चीज़ें में उसको थकान हो रही है। क्या वजह होगी उसकी? जब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि या तो हो सकता है उसको आवाज़ जो है इसकी बहुत कम हो गई, स्लो स्पीच हो गई, बहुत लो महसूस कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में लग नहीं रहा। तो उससे ना क्या हो रहा है उसके ना हम लोग क्या करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने फ़ौरन बोल दिया कि उसको डिप्रेशन हो सकता है उसका हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो जाता है तो ये हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिख दिया फिर हमने क्या करा कि हमने इसकी जो है ना फ़ौरन इसकी जो है PHQ-9 स्क्रीनिंग करवाई ताकि इसके बाद इसके हम इसका मेडिकल कॉज को रूल आउट कर सकें और अर्ली इंटीमेशन इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको अर्ली इंटीमेशन देने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग जो है ना इसके ज़रिए अपने जो प्रोग्नोसिस होते हैं ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डायग्नोसिस लेवल जब आपका इम्प्रूव होगा तो आप पेशेंट को जल्दी से उसको क्योर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जब उसका डिप्रेशन की लॉस ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तो उसके लिए हम उसको सीबीटी जो थी ना डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट जो है ना वो यूज़ करते हैं कि बिहेवियर थेरेपी कहलाती है, ठीक है? सीबीटी के अंदर क्या होता है ये ऐसी साइकोथेरेपी होती है जिसके अंदर हम लोग पैटर्न्स और बिहेवियर के ऊपर करते हैं। और जबकि आपको जो एसएसआरआई जो मैंने लिख के दिया है, ये मेडिकेशन के ज़रिए आपको करी जाती है न्यूरोकेमिस्ट्री के अंदर। इसकी मेडिकेशन के ज़रिए हम लोग वो ट्रीट करते हैं साइकियाट्रिस्ट और जो ये होते हैं ना, ये सीबीटी इसके अंदर बिहेवियरल थेरेपी होती है, ठीक है? हॉस्पिटलाइज़ेशन करी गई है, इनिशियल मैनेजमेंट हम लोग ये देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि इन सारी कॉम्बिनेशन थेरेपी के ज़रिए कॉम्बिनेशन थेरेपी करी आपने, बिहेवियरल थेरेपी करी, आपने मेडिकेशन भी दी और दोनों चीज़ें देखी, हॉस्पिटलाइज़ेशन भी की, तो इसके ज़रिए क्या होगा, ये ख़ास तौर पे इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है और डिप्रेशन का केस इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। यानी उसका डिप्रेशन जो होता है ना, वो सेट हो जाएगा। तो इसके ज़रिए हमें ये पता चला कि डिप्रेशन का फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका मूड बहुत लो रहता है और उसके बाद उसकी फटीग है उसको ज़्यादा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग फ़ौरन ये बताएंगे कि उसको बिहेवियर थेरेपी वगैरह करेंगे डिप्रेशन डायग्नोसिस में हमने लीड सीखे हैं कि डिप्रेशन वगैरह हो सकता है उसको तो फिर उसके बाद हमने PHQ-9 स्क्रीनिंग कराई और उसके ज़रिए हमें फ़ौरन पता चल गया कि इसको जो है डिप्रेशन है, ठीक है? गाउट का केस है वो गाउट का केस लास्ट है इसके अंदर 50 का फीमेल आया उसके जो है ना क्या नाम है राइट बिग टू के अंदर जो है ना उसको पैन महसूस हो रहा है उसको स्वेल करके तो हमने क्या कहा कि इसके लिए फ़ौरन बोला कि इसके एग्जामिनेशन के ज़रिए पता चला कि इसके जो जॉइंट्स है ना वो एक तो स्वेल कर गए टेंडर्स हो गए और उसके बाद एमटीपी जॉइंट जो होता है ना बेसिकली आपके जो नकल्स होते हैं ना फीट के और टोज के उसको ज्वाइंट करता है एमटीपी जॉइंट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट होता है ये इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपकी वो स्वेल करके तो गाउट के अंदर क्या होता है अगर हम गाउट के लिए बोले तो उसमें क्या होता है कि वो आपके जो जॉइंट होते हैं वो ही स्वेल करते हैं ना तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको आपको पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है रेडनेस भी आ जाती है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर अब तो हमने एक तो ये कह दिया कि उसको गाउट हो सकता है सूडो गाउट हो सकता है सूडो गाउट के अंदर भी क्या होती है इन्फ्लेमेशन हो गई है ना जॉइंट्स में कि आपके सॉरी आपके जो है ना कैल्शियम वगैरह जो होता है ना आपको कैल्शियम पैराफॉस्फेट डिपोजिशन की वजह से ये डिजीज हो जाती है तो वो क्या होता है डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से आपके जॉइंट जो होते हैं ना वो सेल हो सकते हैं
तो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फ़ौरन ये कह दिया कि इसको सूडो गाउट हो गया, आपको आर्थराइटिस भी लग सकता है उसके ऊपर। अच्छा, सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होगा? सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अगर सेप्टिक आर्थराइटिस के ऊपर बात कर लेते हैं, सूडो गाउट जो होता है मैंने आपको बताया कि उसके अंदर तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो क्या करता है ख़ास तौर पे सूडो गाउट के अंदर जो हम लोग मेंबर्स बात कर रहे थे उसके अंदर पायरोफॉस्फेट कैल्शियम की जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट स्वेल कर देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर आप सेप्टिक आर्थराइटिस के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी पेन होता है, वो भी इसी की तरह तरह लगता है, लेकिन उसके अंदर भी सीवियर पेन होता है, उसके अंदर फीवर भी हो सकता है आपको, लेकिन आपके जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना जॉइंट फ्लूइड में, वो भी हाई हो जाते हैं। लेकिन आपके जो सूडो गॉड के अंदर होता है ना, उसके अंदर ये जो डिजीज होती है ना, उसमें ये चीज़ हाई नहीं होती, उसमें ये चीज़ हाई हो जाती है। तो सूडो गॉड का एक्चुअल में बेसिकली मतलब ये होता है कि सूडो गॉड में वो मैंने आपको जो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट बताया उसकी डिपोजिशन होती है, लेकिन आपका जो सेप्टिक एथराइटिस होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, जॉइंट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है सेप्टिक पेन के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, वाइट ब्लड सेल, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से होता है। तो आपने क्या करा, इसके ज़रिए आपने फ़ौरन जो है ना उसका यूरिक एसिड चेक करा। यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ होता ना, तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है। आपने फ़ौरन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में एनसेड दिए, आपने कोल्चाइन दिया, स्टेरॉइड दिया, एलोप्रोनोन दिया। एनसेड जो है ना फर्स्ट लाइन होता है एक्यूट अटैक के, जो हम इसको यूज़ करेंगे। अब इस सब की मतलब क्या था मेरा करने का? इस सब के लिए मतलब ये था कि हिस्ट्री के ज़रिए हमें पता चला कि हमारा फोकस जो है ना वो नैरो हो गया। मैंने इतने सारे केसेस आपसे डिस्कस क्यों किए? वजह क्या थी? वजह ये थी मेरी कि मैं आपको इसके ज़रिए आपको ये बताऊँ कि हिस्ट्री किस तरीके से फ़ोकस को नैरो कर देती है, और फिर आप एक ही जगह पे टारगेट करके एग्ज़ामिनेशन करते हैं। और उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, जब हिस्ट्री नैरो करती है हमारा फ़ोकस, फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं, टारगेटेड एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जिसके ज़रिए मैंने आपसे जो सारे केस डिस्कस करे, उसके ज़रिए हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है? तो हमें 2-3 डिज़ीज़ सामने नज़र आ रही थी। फिर हम लोग क्या करते हैं, लैब एनालिसिस करते हैं, तो फिर 3 में से हम 1 को फाइनल करते हैं और हम बोलते हैं कि इसका ये डायग्नोस्टिक। तो हिस्ट्री किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट कर रही है? आपने ये नोट करा कि हिस्ट्री किससे लिंक कर रही है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन? वो इसलिए लिंक कर रही है कि ऑप्शन से मैंने लिखा हुआ है कि वो क्या करती है, आपके डायग्नोसिस लेवल को कन्फर्म कर देती है। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए गाइड करती है, और आप अननेसेसरी टेस्ट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल आपने उसकी हिस्ट्री नहीं ली, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, आपने फौरन एक साथ बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, तो पेशेंट जो होगा ना वो एकदम वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो फौरन जो है वो अवॉइड करेगा, तो वो इतने सारे टेस्ट को देख के वैसे ही पागल हो जाएगा। तो एक्चुअल में हिस्ट्री क्या करती है, आपके फोकस को नैरो करती है, एग्जामिनेशन को टारगेट करती है, और फिर आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंफर्म करती है। फिर आप क्या करते हैं, लैब टेस्ट उसी हिसाब से करवाते हैं। ठीक है? तो समरी क्या कहलाती है कि सबसे पहले हम जब केसेस लेते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री देते हैं, एग्जामिनेशन के जरिए हम उसकी फाइंडिंग देते हैं, फिर हम अपना डायग्नोस को कंफर्म करते हैं। ठीक है? तो इतना मुझे आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या ये करना है कि आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री लेंगे, हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके जो क्यूज होंगे ना, जो उसके जो हाल लैंडमार्क जो उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप उस चीज को एक्यूरेट डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है? आपको क्या चीज़ नहीं करनी, आपको क्वेश्चन को लीव नहीं करना, आपको वाइटल को इग्नोर नहीं करना, सब सैटल जो सब्ट सीन साइंस नज़र आ रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है? कि सारी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने ये चीज़ों को इग्नोर कर दिया, तो फिर क्या होगा? आप डायग्नोस मिस करेंगे। ठीक है? और पेशेंट की सेफ्टी जो है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है? और आपको ये पता चला कि निमोनिक्स भी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैंने आपको बताया कि वो तो ओपीक्यूआरएसटी तो मैंने आपको बताया एमरजेंसी मेडिसिन भी यूज़ होता है। कैम्प एफआरएस जो है ना वो हम लोग हिस्ट्री लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी भी पेशेंट के असेसमेंट के लिए हम कैम्प एफआरएस निमोनिक को यूज़ किया जाता है। फिर हेड टू टू के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी वाइटल्स को देखते हैं, स्किन, हेड और नेक को चेक करते हैं, चेस्ट लंग को चेक कराया जाता है, कार्डियो एब्डोमेन को पूरा चेक कराया जाता है। उसके बाद जो है ना हम कंफर्म कर देते हैं अपना ऑब्जर्वेशन करके डायग्नोस को। इस तरीके से मेंबर्स की पता चलता है कि आपको
जो है आपका ये इस तरीके से आपका जो है वो डायग्नोस्ट इम्प्रूव करता है। आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें ये समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसके बाद जो है हम अपना रैप अप करेंगे। कोई चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे।